गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबको पता है क्योंकि मैंने कल बताया था कि कंप्यूटर है वो कौन से शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूट से। कंप्यूट का मीनिंग क्या बताया था? टू कैलकुलेट। तो सीधा तो कंप्यूटर बनाया नहीं गया होगा, सबसे पहले क्या बनाया गया होगा? कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? वो थी अबेकस। 3000 BC में बनाई गई थी। कौन से देश की थी? चाइना की। फुल फॉर्म लिख लो, अबंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। किसने, कौन से देश ने बनाई थी? चाइना ने। अबेकस की फुल फॉर्म क्या है? अबंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। लेकिन ये फेल हो गई थी, क्यों? ये सिर्फ क्या करती थी? या तो एडिशन का काम करती थी या फिर सब्सट्रैक्शन का काम करती थी। मान लो अब आपको करनी है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है, तो वहां पर जाकर ये डिवाइस काम नहीं कर पाती थी, इसलिए ये फेल हो गई। दूसरी बात, अगर आपने नंबर बड़ा डाल दिया तो वहां पर भी ये कैलकुलेट करके नहीं बता पाती थी, इसलिए भी। तीसरा रीजन था डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? दशमलव संख्या, जैसे 1.4, 1.5। अगर ऐसे नंबर भी आप उन इनपुट के रूप में अबेकस में डालते हो तो ये कैलकुलेट करके आपको नहीं बता पाता है, इसलिए ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट आता है नेपियर। नेपियर कैलकुलेटिंग डिवाइस किसने दी थी? बाय जॉन नेपियर ने। कब दी थी? 1617 में। तीसरी है पास्कलाइन। ये डिवाइस किसने दी थी? तो ये दी थी ब्लेज पास्कल। और ये जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने अपने नाम पर ही कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम रख दिया था। ये बनाई गई थी 1642 में। और ये थी एक परफेक्ट
कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो हमें चाहिए थी? कौन सी थी? लीबनिट्ज कैलकुलेटिंग डिवाइस। दी किसने थी? तो सबको पता है लीबनिट्ज तो सरनेम हो ही गया, पूरा नाम है गोटफ्राइड लीबनिट्ज ने दी थी। ये एक परफेक्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। पहली कौन सी डिवाइस थी? अबेकस। कौन से देश की थी? चाइना की। कब बनी थी? 3000 बीसी में। अबेकस की फुल फॉर्म क्या है? अबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये रीजन आपको बता ही दिए थे। दूसरी कौन सी थी? नेपियर। किसने दी थी? जॉन नेपियर ने। कब दी थी? 1617 में। तीसरी कौन सी थी? पास्कलाइन। कब दी थी? किसने दी थी? बाई ब्लेज पास्कल ने। कब दी थी? 1642 में। चौथी, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते कि ये चौथी है, मतलब लास्ट भी हो सकती है कि परफेक्ट मिली थी, तो उसका नाम है लीबनिट्ज कैलकुलेटिंग डिवाइस। किसने दी थी? गोटफ्राइड लीबनिट्ज ने। अब बात आती है फादर ऑफ कंप्यूटर। किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्या थे ये इनका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं था। ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे। संबंध कौन से देश से था? वो था ब्रिटेन से। अब ये मैथमेटिशियन है तो ये क्या बनाएंगे? कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाएंगे। तो इन्होंने दो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाए। पहला कौन सा था? डिफरेंस इंजन। दूसरा था एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन कब बनाया था? तो ये बनाया था 1822 में। और वहीं एनालिटिकल इंजन कब बनाया गया था? 1833 में। ये दोनों क्या थे? कंप्यूटर नहीं थे, कैलकुलेटिंग डिवाइस थे दोनों ही। लेकिन ये किस पर? मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर कौन सी प्रोसेस पर काम करता है, किस पर काम करता है, कौन से मेथड पर? तो IPO पर काम करता है। तो ये जो इंजन थे वो किस पर काम कर रहे थे? IPO पर। I का मतलब इनपुट, P का मतलब प्रोसेस, O का मतलब आउटपुट। तो ये जो इंजन है ये किस पर काम कर रहे थे? इसी प्रोसेस पर काम कर रहे थे ये, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो हो गए फादर ऑफ कंप्यूटर। अब बात आती है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। और ये जो क्वेश्चन है HSSC में पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर बोल दो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। दोनों एक ही है। बोल दो कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर को
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी किसे जाना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। अब आती है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ आर्किटेक्चर से मतलब समझ गए होंगे क्या कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर किसने बनाया था? तो वो बनाया था जॉन वैन न्यूमैन ने। इसीलिए इनको फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। लिख लिया? वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो वो था एनियाक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये है इसकी फुल फॉर्म। दिया किसने था, बनाया किसने था ये? जॉन मैकॉली एंड प्रेस्पर पिकार्ड ने दिया था ये। और इसको कब बनाया गया था? तो 1946 में इसको बनाया गया था। मैंने कल लिखवाया था कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था और कब बनाया था, किसने बनाया था? तो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1। किसने बनाया था? बाइसेमर क्रे ने। कब बनाया था? 1976। वहीं बात करें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। कौन सी कंपनी ने बनाया था? सीडैक ने। सीडैक का हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे। और बनाया कब था? 1991 में। वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। और ये बनाया किसने था? तो ये उन्हीं दो लोगों ने बनाया था जिन्होंने पीछे वाला बनाया था। किसने बनाया था? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये बनाया किसने था? तो एनियाक को किसने बनाया था? जॉन मैकॉले और प्रिस्पर एकार्ट ने। तो उन दो लोगों ने ही मिलकर यूनिवैक का निर्माण किया था। कब? 1952 में। ये तो है वर्ल्ड की बात। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा था भारत का पहला कंप्यूटर?
सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था, बनाया कौन सी कंपनी ने था? ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसको पहली बार कहां पर सेटअप किया गया था? तो इसको किया गया था 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के मेन पोस्ट ऑफिस में इसको पहली बार सेटअप किया गया था। तो कहां पर? बेंगलुरु के मेन पोस्ट ऑफिस में इसको पहली बार सेटअप किया गया था। कब? 16 अगस्त 1986 को। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक। किसने बनाया था? जॉन मैकेले एंड क्रिस्पर एकार्ट ने। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बनाया कब था? 1946 में। भारत का पहला कौन सा था? सिद्धार्थ। बनाया कौन सी कंपनी ने था? ECI ने। कब इसको सेटअप किया गया था? तो 16 अगस्त 1986 को इसको सेटअप किया गया था बेंगलुरु के मेन पोस्ट ऑफिस में। और पूछा जाए वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था यूनिवैक। कब बनाया था? 1952 में। किसने बनाया था? तो ये उसी ने बनाया था जिसने एनियाक का निर्माण किया था। फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो हमने क्या 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 पढ़ लिया? कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ ली, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने बेस पर था? तो वो था 3 बेस पर। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कितने प्रकार बांटे गए थे? तो बांटे गए थे 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से तो उसकी सीरीज मुझे मनीषा बताएगी कि कौन कौन सी सीरीज, मतलब सीरीज में बता दे चारों के चारों। वापिस सोच ले। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। और पर्पज के बेस पर 2 थे, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वर्तमान में हम 5वीं जनरेशन में चल रहे हैं। तो हमें कितनी जनरेशन्स पढ़नी पड़ेंगी? 5 जनरेशन्स पढ़नी पड़ेंगी। पहली जनरेशन कब से कब तक चली? तो ये जब से इंटरनेट की मतलब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर 1942 से लेकर 1955 तक ये जनरेशन मानी जाती है। और ये हर बुक में अलग अलग मिलेगी, लेकिन जो ये डाटा है वो NCERT का है। वैसे ये अभी तक ना तो पूछी गई है और उम्मीद भी नहीं है आगे पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपके ऑप्शन में आ जाती है तो आप केवल 1942 से लेके 1955 तक को चूज करोगे, क्योंकि NCERT में यही डेट दे रखी है। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज होता है वो क्या होता है? यानी कि बड़ा होता है। स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। अब साइज बड़ा होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? हम ज्यादा देख लो वो साथ में ही है, मतलब फोन साथ में रखते हैं। जब हम फोन को ज्यादा यूज कर लेते हैं तो फोन कैसा हो जाता है? हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब ज्यादा यूज करेंगे तो वो क्या होगा? गर्मी पैदा करेगा। तो वैसे ही ये क्या करता था? हीट प्रोडक्शन ज्यादा करता था।
इसके लिए किसका, अब हीट प्रो एटीएम में जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, क्या लगा होता है वहां पर? एटीएम मशीन तो लगी होती है, उसके बिना पैसे निकलेंगे नहीं, लेकिन एक चीज और लगी रहती है वहां पर, क्या? ठंडा ठंडा रहता है, क्या लगा रहता है? एसी लगी रहती है एटीएम में। और वो एसी लगाई क्यों जाती है? ताकि वो मशीन है वो हीट प्रोड्यूस ना करे, अगर हीट प्रोड्यूस करेगी तो वो मशीन हैंग करेगी, काम करना मतलब धीमा कर देगी, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से काम करती रहे तो उसके लिए किसकी जरूरत है? एसी की, ताकि वो गर्म ना हो। तो इसीलिए इस हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती थी? अब एसी भी लगाएंगे, कंप्यूटर भी बनाएंगे, तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे। इसमें जो डिवाइस है क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। स्टोरेज के रूप में किसका यूज किया जाता था? पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी इसमें? तो ये होती थी बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज के कितने नंबर्स हैं? केवल 2 हैं, कौन कौन से? 0 और 1। और बाइनरी लैंग्वेज को ये एक नाम और दे देते हैं, कौन सी? मशीन लैंग्वेज। इस जनरेशन में कंप्यूटर पे काम करना डिफिकल्ट होता था। लिख लिया। अब आती है सेकंड जनरेशन। इसमें कौन सी डिवाइस यूज की, उसमें कौन सी की गई थी फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब्स। तो यहां पर क्या आ जाएंगे? ट्रांजिस्टर्स आ जाएंगे। स्टोरेज के रूप में पहली जनरेशन में क्या यूज किया गया था? पंच कार्ड। और यहां पर मैग्नेटिक टेप यूज की जाएगी। जैसे कि हमारे मम्मी पापा पहले सॉन्ग वगैरह सुनते थे तो वो एक कैसेट के रूप में रखते थे और एक बड़ा सा वो रेडियो लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसके अंदर डाल के वो सुनते थे। वो स्टोरेज थी कि उसमें कितने गाने हैं, 10 हैं 15 हैं, वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। उसमें एक वो रील भी आती है, अगर वो रील खराब हो जाए तो गाने नहीं बजते। लैंग्वेज ये लिख लो, 1955 से लेकर 1964 तक सेकंड जनरेशन रही थी। वहां पर कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? पहली जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आई तो कौन सी लैंग्वेज आ गई थी? HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल लिख लो, C++, जावा, पाइथन, कोबोल, फोर्ट्रन, बेसिक। एक और लिख लो, पास्कल।
ये सारी कैसी लैंग्वेज थी? ये सारी थी हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस की तरह एक लैंग्वेज और सुनी होगी आपने, कौन सी? प्लस प्लस को हटा दो, कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज। क्या ये हाई लेवल लैंग्वेज है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। याद कर लेना, कंफ्यूज करेगी ये आपको। जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो आप पढ़ के तो गए होगे कौन सी? सी प्लस प्लस। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या मिलेगी? सी प्लस प्लस आपको ऑप्शन में मान लो नहीं दे, कौन सी भी ये तीन उठा के दे दें आपको कि जावा, पाइथन, कोबोल, और लास्ट ऑप्शन दे दें आपको सी, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगी कि हमने क्या पढ़ा था। सी जैसी लैंग्वेज तो पढ़ी थी, वो तो हाई लेवल लैंग्वेज थी, तो हम वहां पर सी को तो बिल्कुल चूज ही नहीं करेंगे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं हो सकती। उन तीनों में से चूज करेंगे कि हाँ कोबोल नहीं है, पाइथन नहीं है, वो बैठ के वहां पर हम तुक्के मारेंगे फिर। लेकिन ये क्या है? सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ये याद रखना। ये जो है ये इजी टू यूज है। वहां पर काम करना क्या था? मुश्किल था। किसके कारण? बाइनरी लैंग्वेज के कारण। और यहाँ पर काम करना आसान है, कौन सी लैंग्वेज के कारण? हाई लेवल लैंग्वेज के कारण। ये क्या है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। याद रखना, मैंने इंग्लिश के साथ लाइक लगाया है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। जब वो काम करते हैं ना, तो जो ग्राफ मतलब पैराग्राफ जो सामने आता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि इंग्लिश का पैराग्राफ है, लेकिन वो इंग्लिश का नहीं होता, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज होती है, मतलब आसान होती है बाइनरी लैंग्वेज से। और पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी वो लिख लो। पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये सिर्फ किसका काम करती थी? मैथ्स प्लस साइंस के लिए ये यूजफुल थी, क्योंकि मैथ में क्या होता है? कैलकुलेट करना होता है। वहीं साइंस में भी चाहे बायोलॉजी लगा लो, केमिस्ट्री लगा लो, फिजिक्स लगा लो, फॉर्मूले सब कहीं पे, सब हर किसी सब्जेक्ट में फॉर्मूले हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब बायोलॉजी को समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन नहीं होती। वहां पर भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। तो हम कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ रहे हैं, पहली जनरेशन पढ़ ली, दूसरी जनरेशन पढ़ रहे हैं अब, क्योंकि आप लोग लेट आए हो। सेकंड कौन सी थी? कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस की स्पेलिंग सोनिका बताएगी। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरी नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी फुल फॉर्म हरियाणा के पेपरों में पूछी गई है, बेसिक।
बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड BUS, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, ठीक है पर BUS ही है। सही है। सैटेलाइट की स्पेलिंग, मोनिका सैटेलाइट की स्पेलिंग बताओ। लक्ष्मी सैटेलाइट की स्पेलिंग SATE डबल टी को नहीं, डबल एल आओ। मेरे डाल सिंगल एल भी बहुत याद कर लिए, डबल एल आओ। अब एक आती है असेंबली लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है वो किसके बीच की लैंग्वेज है? पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी? बाइनरी लैंग्वेज। बाद में हमने सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी? बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन फर्स्ट जनरेशन का जब एंड आया था ना, तो एंड में थोड़े दिन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? असेंबली लैंग्वेज। तो ये किन दो लैंग्वेजों के बीच की लैंग्वेज है? तो बाइनरी और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। और इस असेंबली लैंग्वेज में जो सारा काम होता था ना, सारा काम कोड्स पर डिपेंड करता था। लाइक जैसे मान लो कि सम किसका कोड है? प्लस का कोड है, कि मतलब ऐड करना है तो किसको यूज करेंगे? सम को यूज करेंगे। माइनस सब्सट्रैक्शन का ट्रैक्शन काट के सब कोड बना दिया। अब ये देखो, चलो ठीक है, सम और सब का तो याद कर लेंगे, कितने कोड्स ऐसे होंगे जो हमें याद नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो डेट याद नहीं रहती, कल के बताए हुए क्वेश्चन याद नहीं रहते कि इसका आंसर क्या है, तो कितने कोड याद कर पाएंगे? तो कोड के कारण, अगर असेंबली लैंग्वेज में काम करना है ना, तो सबसे पहले आपको कोड याद होने चाहिए। कोड याद है तो काम कर पाओगे, और नहीं याद है तो काम भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये हार्ड लैंग्वेज थी। और फर्स्ट जनरेशन में इसको एक बार देखने को मिली थी ज्यादा, फिर इसका प्रचलन में ये रही नहीं। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज आ गई थी? सेकंड जनरेशन में आते ही तो हाई लेवल लैंग्वेज ने एंट्री कर ही ली थी। अब बात आती है थर्ड जनरेशन की। वो चीजें जरूर याद करना कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से डिवाइस का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का। लेकिन सेकंड जनरेशन में आते आते किसका यूज करने लगे थे? ट्रांजिस्टर्स का। मैम स्टोरेज के रूप में पहले किसका यूज करते थे? पंच कार्ड का। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप का। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लैंग्वेज का तो आपको पता ही कि पहले में बाइनरी, दूसरे में हाई लेवल लैंग्वेज। ये रही थी 1964 से लेकर 1975 तक। और इसमें किसका यूज किया गया था? तो आईसी चिप का यूज किया गया था। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। किससे बनी होती है ये?
सिलिकॉन और मतलब कई बार सिलिकॉन का भी यूज कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं दोनों ही, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज कर लिया जाता था। आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था बाय जेम्स किल्बी। स्पेलिंग अपने हिसाब से लिख लेना क्योंकि नाम की स्पेलिंग है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख दे वो। अब इंटीग्रेटेड सर्किट से मतलब पहले सेकंड जनरेशन में कितने, एक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया होगा। अब यहाँ पर एक चिप लगा दी, उसमें बहुत सारे क्या जोड़ दिए, ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि इंटीग्रेट का ही मतलब क्या होता है, कोई चीज बढ़ती है तो उसको इंटीग्रेट बोल देते हैं। साइज क्या थी इसमें, उन दोनों में साइज क्या थी, बड़ी थी, और इसमें साइज है वो रिड्यूस होती जा रही है, मतलब जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइज घटता जाएगा। वो क्या थे, सिंगल प्रोग्रामिंग थी। अब ये क्या हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। मल्टीटास्किंग मतलब फोन से लगा लो, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हैं, एक तरफ इंस्टाग्राम भी खोल रखा है, दूसरी तरफ जियो सावन पे सॉन्ग भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सारे क्या है, बैकग्राउंड में तो खुले हुए हैं सारे, मतलब सारे जितने भी ऐप हम यूज कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, बैकग्राउंड में आपको मिलेंगे। जब तक आप उनको ऑल डिलीट नहीं करोगे आपको बैकग्राउंड में वो चालू मिलेंगे। तो वो क्या है, एक मल्टीटास्किंग है कि आप व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल, इंस्टा पे भी अवेलेबल, फेसबुक पे भी अवेलेबल, तो तीनों जगह है, मतलब एक साथ ऑनलाइन दिखते हो ना, इसलिए मल्टीटास्किंग हो गया। ट्रांजिस्टर्स का यूज किस लिए किया गया है कि इतने ट्रांजिस्टर्स का यूज, वहां पर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या थी, स्पीड स्लो थी, तो स्पीड में इंप्रूव करने के लिए आईसी चिप का यूज किया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को एक सर्किट में जोड़ने के लिए। ये क्या करते हैं, एक टाइम पर इनपुट, मतलब मान लो वहां पर आप एक इनपुट डालोगे ना तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगी, एक ही। जैसे सेकंड जनरेशन की बात करें, एक इनपुट, दो इनपुट, तीन इनपुट, और आउटपुट आपको क्या मिल रही है, बारी बारी से मिलेंगी। पहले अगर इसको प्रोसेसिंग करके फिर आपको आउटपुट मिलेगी, फिर बाद में इसका नंबर आएगा, फिर बाद में इसका नंबर आएगा। लेकिन जब थर्ड जनरेशन की बात हुई ना, तो मान लो कि आपके पास यही तीनों इनपुट हैं, ये आउटपुट थोड़ी बड़ी है, मान लो ये मतलब टाइम ले रही है, तो ये नहीं है कि वो इसका वेट करता रहेगा कि हाँ ये कंप्लीट होगी तब आगे वाली पे जाऊंगा, लेकिन ये क्या करता है, पहले इसके ऊपर चला जाएगा तो आपकी इसकी आउटपुट मिल जाएगी, फिर बाद में इसकी, और इसका काम साथ के साथ चलता रहेगा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड जनरेशन में आपको वेट करना पड़ता था, पहले अगर ये कंप्लीट हो गई ना तभी आगे वाली इनपुट पर जाएंगे, अदरवाइज अगर ये कंप्लीट नहीं हुई तो नहीं जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चली, 1942 से पहली जनरेशन 1942 से 1955 तक चली। साइज इसमें क्या था, बड़ा था, स्पीड स्लो थी, हीट प्रोड्यूस के कारण किसका यूज करना पड़ रहा था, एसी का। डिवाइस किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का, स्टोरेज पंच कार्ड्स का, लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज जिसका दूसरा नाम है मशीन लैंग्वेज, काम करना मुश्किल होता था। सेकंड जनरेशन कब से कब तक, 1955 से लेकर 1964 तक इजी टू यूज थी ये। कौन से डिवाइस, वहां पर किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का, यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का।
डिवाइस वहां पर स्टोरेज डिवाइस के रूप में, पंच कार्ड यहाँ पर मैग्नेटिक डिवाइस का। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज वहां पर एग्जाम्पल याद कर लेना, C++, जावा, पाइथन, कोबोल, फोर्ट्रन, लेकिन सी को जरूर याद करना। पहली कौन सी थी? फोर्ट्रन, फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरी कौन सी थी? कोबोल, फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तीसरी बेसिक, फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस इंस्ट्रक्शन कोड। और ये जो है ये हरियाणा के क्वेश्चन पेपरों में आ चुकी है कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। असेंबली लैंग्वेज, सारा काम कोड्स पर होता है। किसके बीच की लैंग्वेज है? बाइनरी और हाई लेवल लैंग्वेज की बीच की लैंग्वेज है। इस पर काम करना सबसे मुश्किल था। थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया था? आईसी चिप का। किसने बनाई थी? जेम्स किल्बी ने। किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। साइज क्या था इसमें? मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही थी साइज कम हो रहा था। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मुझे लक्ष्मी बताएगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? ठीक है। मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज डिम्पल बताएगी कहां पर किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज कहां पर किया जाता है सोनिका? माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? उसका हमारा जो फोन है वो क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। मेन फ्रेम का यूज एसएससी की जो साइट्स हैं और एचएसएससी के जितनी भी हैं एग्जाम करवाती हैं, कंडक्ट करवाती हैं, वो सब किसका यूज करते हैं?